Hello students, how are you? I hope you are doing well. Welcome to the IR Army YouTube channel. आज हम HPSC एमओ 2024 की सीरीज में नेक्स्ट सब्जेक्ट करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। मॉडर्न फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो में जितने भी न्यू लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आप सभी के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप सभी के लिए ही मैं आप सभी को पता है कि मैं एज ए एमओ उत्तर प्रदेश सरकार में लगा हुआ हूं, तो वहां पे ड्यूटी टाइम के बाद जितना भी मुझे टाइम मिलता है तो आप सभी के लिए हार्ड वर्क करके मैं ये आप सभी को वीडियो लेकर आता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी आयुर्वेदिक फ्रेंड्स हैं, कैंडिडेट हैं, जो इस HPSC अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इस पे हमारे वीडियो से जुड़कर इसमें श्योर सिलेक्शन अपना करवा सकते हैं। इतना मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप सारी वीडियोस देख कर जाते हैं और जितने भी नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो सारा आपको याद रहता है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम जरूर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, चार प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, कैरियर मीडिएटेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें कोई एनर्जी का जरूरत पड़ रही हो, यानी ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के ना हो रहा हो। ठीक है। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो जिसमें किसी सहारे की जरूरत पड़ती है फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है। तो कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो वो हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें क्या है, जैसे ग्लूट्स हार्मोन होते हैं ना, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, तो वो हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या हो गया? जिसमें कोई कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अपने आप चला जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्यूबल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो। ऑस्मोसिस क्या हो गया? ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसिव। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लूइड शिफ्ट्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर ऑस्मोलर कंपार्टमेंट। ठीक है। तो हाइपो यानी क्या हो गया? लेस कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? हाइयर सॉल्वेंट लो सॉल्यूट। तो इसमें क्या कह सकते हैं? लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, या हाइयर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट। तो ये घुमा के कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप इसको याद कर लें, लिख लें। फिर अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइट ऑफ हेमोपोइसिस। ठीक है। तो शुरुआत से लेके और अडल्ट तक हमारा हेमोपोइसिस कैसे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बिफोर बर्थ की बात करें, जब हम गर्भ में होते हैं, ठीक है, तो मेसोब्लास्टिक स्टेज होती है थर्ड वीक से थर्ड मंथ इन द योक सैक। फिर हेपेटिक स्टेज होती है थर्ड मंथ टू फाइव, ठीक है, फिफ्थ मंथ से इन द लीवर एंड स्प्लीन। फिर माइलॉइड एज जो होती है उसमें फिफ्थ मंथ से इंट्रायूट्राइन ऑनवर्ड्स बिगन इन द बोन मैरो। ठीक है। तो ये तीन स्टेज याद रखनी है आपको, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फेवरेट टॉपिक भी है एग्जामिनर का। फिर आफ्टर बर्थ की बात करें तो अप टू 20 ईयर्स तो आरबीसी प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो। ठीक है। लेकिन 20 ईयर्स के बाद क्या होता है, जो फ्लैट बोन जो होती है ना हमारी, जिनमें बोन मैरो होती है, ठीक है, वहां से आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो एक चीज ये है। फिर देख लेते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी को कहते हैं, जिसको पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। ठीक है। एन आइसोसाइटोसिस क्या होता है? वेरिंग साइज। पॉइकिलोसाइटोसिस वेरिंग शेप, अगर शेप में डिफरेंस है। रेटिकुलोसाइटोसिस इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स। और थैलेसीमिया जो होता है हेमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं। तो और एक्स्ट्रा देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया की बात करें तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार छोटे छोटे। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक किसमें? एप्लास्टिक एनीमिया में। नॉर्मोसाइटिक का मतलब हो गया नॉर्मल सेल, और नॉर्मल उसमें हेमोग्लोबिन कंटेंट भी है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो सेल है वो माइक्रोसाइटिक छोटी हो जाती हैं, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और हाइपोक्रोमिक उसमें मतलब रेड कंटेंट जो होता है, ठीक है, वो कम दिखता है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है। फिर हेमोग्लोबिन की बात करें, एट बर्थ 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है पर डीएल। ठीक है। मेल में बात करें 14 से 16, और फीमेल में 11 to 14 ग्राम पर डेसीमिल। फिर हेमोग्लोबिन दो टाइप के होते हैं, एक तो अडल्ट हेमोग्लोबिन होता है और एक फीटल हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है।
फिर इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो ये हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ते हैं बीएमएस में, 1.34 ml O2 इज कैरिड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एनसीईआरटी में भी पढ़ते थे 12th में जब हम तैयारी करते थे नीट वगैरह की, पीएमटी की, ठीक है। तो वो चीज़ें ये पूछी नहीं जाएगी। हीम आयरन प्रेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। फिर अगला देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखा हुआ है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एट बर्थ 20,000 पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। और अडल्ट में 4,000 से 11,000 पर क्यूबिक एमएम होता है। तो ये याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो उसके आधार पे ये डिवाइड होता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो इनका लाइफ स्पैन पूछ लिया जाता है। न्यूट्रोफिल 2 से 4 डेज, इओसिनोफिल 8 से 12 डेज, बेसोफिल 12 से 15 डेज। एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स 2 से 3 डेज और लिम्फोसाइट्स में 1 to 2 डेज। तो ये याद रखना है। फिर ये कुछ डेफिनेशन जैसे ल्यूकोपीनिया किसको कहेंगे, तो 4,000 से कम जिसका, ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, तो इसके कारण भी ये याद रखें, थोड़े बहुत पूछ लेते हैं कई बार। और वैसे भी याद होना चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो। स्टारवेशन, ठीक है, टाइफाइड फीवर, वायरल फीवर, बोन मैरो डिप्रेशन, इसमें ल्यूकोपीनिया था। ल्यूकोसाइटिस 11,000 से ज्यादा हो तो न्यूबॉर्न में, एक्सरसाइज में, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, पायोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। ल्यूकेमिया किसमें होगा, मोर देन 50,000, ठीक है। तो इट इज एन कैंसरस कंडीशन, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलो ग्रेन्युल होते हैं, ठीक है, मल्टी लोब्ड होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, स्ट्रेस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई स्पेशल बताने की चीज नहीं है। इयोसिनोफिल जो होता है कोर्स ग्रैंड पिंक की शाइनी होते हैं, और रिलीज हिस्टामिन। तो एलर्जिक कंडीशन में इयोसिनोफिल बढ़ता है, इयोसिनोफिलिया जिसको कहते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेज इन वॉर्म्स, एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा, फाइलेरिया, न्यूक्लियस। बेसोफिल की बात करें तो इट इंक्रीजेज इन स्मॉल पॉक्स, पॉलीसाइथीमिया वेरा, चिकन पॉक्स, ल्यूकेमिया, ठीक है। एस शेप्ड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रख लें आप थोड़ा सा। फिर मोनोसाइट किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किसका होता है, ठीक है, या बीन शेप्ड न्यूक्लियस, राजमा जैसा होता है ना वैसा। तो मोनोसाइट्स का ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। किसमें इंक्रीज होते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, सिफिलिस, ठीक है, whooping कफ, टीबी। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं इनमें। इंक्रीजेज इन वायरल फीवर, माइल्ड न्यूट्रिशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, डिप्थीरिया, रिकेट्स, टीबी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो लिम्फोसाइट्स का बनता है, कि बी और टी नाम के दो लिम्फोसाइट्स होते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होता है, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमर। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू, या बी लिम्फोसाइट इज रिलेटेड टू, ठीक है, ह्यूमरल सेल इम्यून रिस्पॉन्स, बोथ ए एंड बी, ठीक है, नन ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसको याद करने का तरीका है बी एच, ठीक है, बी एच आप याद रख लें, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, एच फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। बी एच बॉम्बे हाईवे या कोई भी अपना कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन सा, टी लिम्फोसाइट। तो टीसी से याद रखें, ट्रेन में आपको पकड़ा होगा अगर बिना टिकट के, किसी ने नहीं पकड़ा तो अच्छी बात है। टीसी टिकट कलेक्टर होता है, वही पकड़ता है। तो टीसी से याद रखें, सेलुलर रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि हेल्पर टी सेल जिसको कहते हैं CD4+ टी सेल या इंड्यूसर टी सेल, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, CD8+ टी सेल, और रेगुलेटरी मेमोरी मेमोरी टी सेल। तो ये 4 प्रकार के जो सेल्स हैं टी सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फोकस कर लेना, आप याद कर लेना। फिर एबीओ ब्लड ग्रुप की बात आती है, तो ये हमें पता ही, एनसीईआरटी में भी पहले पढ़ते थे। ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, ठीक है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, किसी भी ब्लड ग्रुप को ये पेशेंट ब्लड दे सकता है, ट्रांसफ्यूज करवा सकता है, ठीक है। ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसी से भी ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओ वाले में एंटीजन निल होता है, और एंटीबॉडी एंटी ए एंड बी होती है, ठीक है। ए वाले में एंटीजन ए होता है, एंटी बी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए मैंने आपको एक तरह से रिवाइज वाला ये टेबल डाल दिया रिवीजन के लिए। फिर आरएच सिस्टम भी होता है। आरएच में आपको ये याद रखना है कि एंटीजन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है, एग्लूटिन आर आईजीएम इन नेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें डिफरेंस याद होना चाहिए एबीओ सिस्टम में और आरएच में। तो एंटी ए एंड एंटी बी आर आईजीएम टाइप, आप इस लाइन को याद रख के जाएं। और एंटी ए एंड एंटी बी आर आईजीजी टाइप,
ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जो है प्रोटीन है, ठीक है। तो ये कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, एबीओ सिस्टम, आरएस सिस्टम क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। कोल्ड एंटीबॉडीज ये तो नहीं पूछा जाएगा। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी इज नॉट सीरियस, लेकिन आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इज सीरियस। कैसे? ये आपको नजर आ रहा होगा ना, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस इज एसोसिएटेड विद या इज लिंक्ड विद किस डिजीज, मतलब किससे? तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी ऑप्शन में होगा, तो आपको लगा देना है। और क्या होता है? तो मदर जो है उसका अगर आरएच नेगेटिव ब्लड है, ठीक है, कई बार नहीं पता होता है, कौन चेक करवाता है। तो आरएच नेगेटिव ब्लड है और फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है और फादर भी आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट चाइल्ड इजली, पहला चाइल्ड जो है वो तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर उसका एंटी डी नहीं लगाया, डॉक्टर ने मतलब नहीं लगाया, या किसी तरह से इरेस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो सेकंड जो चाइल्ड होगा उसमें ये चांसेस होते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस डिजीज होने के। इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो रेड ब्लड सेल है आपस में टकरा के ही टूटने लगती हैं, और सीवियर जॉइंटिस होता है इसमें बच्चे को, और बचा पाना मुमकिन नहीं होता है। तो ये डिजीज बड़ी ही खतरनाक है, तो इसको याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ जाता है इससे। फिर इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो क्लोटिंग फैक्टर, ये आपने पढ़े होंगे। तो क्लोटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके सामने मैंने ये एक निमोनिक्स लिख रखा है, आप इससे याद कर सकते हैं। फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम लेट सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन, ठीक है। तो ये आप इससे याद कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कैसे। फ्रेशर से एफ से फिब्रिनोजेन फर्स्ट फैक्टर, ये क्रॉनिकली आपको याद ही होना चाहिए सेक्वेंस से, ठीक है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। पार्टी यानी प्रोथ्रोम्बिन पी से, ठीक है। टू नाइट्स से टी से टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम आयन, लेवाइल फैक्टर, सिक्स अननोन, सेवंथ स्टेबल फैक्टर, और फिर ये एट हो गया, नाइन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बी, और नाइन को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। टेन को पावर फैक्टर थ्रोम्बो का स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंटी हेमोफिलिक सी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटी इंसिडेंट पीटीए। ये नाम अलग अलग करके पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ये है। एंटी हेमोफिलिक सी लिखा होगा, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक है या हैगमैन है, क्या है ना। तो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये याद ही होनी चाहिए टेबल। हैगमैन फैक्टर, ग्लास फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिनेज, ठीक है। तो फन से आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट इसमें है हेमोफीलिया के बारे में, कि सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है अफेक्टिंग मेल। तो इसमें देख लेते हैं कि हेमोफीलिया ए किससे होता है, अभी हमने पढ़ा क्लास फैक्टर नंबर 8। हेमोफीलिया बी फैक्टर नंबर 9, जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। हेमोफीलिया सी 11 फैक्टर से होता है। परप्यूरा एक डिजीज का नाम है जिसको प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, परप्यूरा, ठीक है, तो उसको परप्यूरा कहते हैं। लाइफ स्पैन याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आरबीसी की 120 डेज है। नॉर्मल इजी क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन हम इजी भी छोड़ के चले जाते हैं, इजी याद ही नहीं होते, या कंफ्यूजन इतनी हो जाती है कि हम पेपर में गलत कर देते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए आपको फोकस रखना है यहाँ पे कि आरबीसी की 120 डेज होती है, ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी की 60 डेज, लिम्फोसाइट की 100 to 300 डेज, और प्लेटलेट की 10 डेज, ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट आता है ये ब्लीडिंग टाइम, ये नॉर्मल वैल्यू है कुछ, तो वो याद रहनी चाहिए आपको। ब्लीडिंग टाइम 1 से 4 मिनट, क्लोटिंग टाइम 4 से 8 मिनट होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन टाइम ये तो ज्यादा नहीं पूछते, खैर। टीसू मैक्रोफेज ये याद रखना, लीवर कफवर सेल। तो ये क्वेश्चन कई बार आया कि कफवर सेल्स इज रिलेटेड विद, ऑप्शन में होगा लीवर, स्प्लीन, स्टमक, ठीक है, कोई ना कोई ऑर्गन डाल देंगे, तो कफवर सेल लीवर से एसोसिएटेड है। लंग्स में एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं, ये तो पता ही रहेगा। ब्रेन में माइक्रोग्लिया होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। फिर ये बल्ब्स होते हैं कुछ ब्लड कलेक्शन में, जब हम फर्स्ट ईयर में जब प्रैक्टिकल करते थे फिजियोलॉजी के, तो उसमें यूज होते थे विंट्रोप ट्यूब, ठीक है, विंट्रोप बल्ब। तो ईएसआर के लिए, पीसीबी काउंटिंग, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। डबल ऑक्सिलेटेड बल्ब, फ्लोराइड बल्ब, ये कुछ अलग है, ये याद रखना आप। फ्लोराइड बल्ब ब्लड शुगर के लिए, ट्राइसोडियम सिट्रेट ईएसआर काउंटिंग के लिए। पैराफिन बल्ब होता है ब्लड गैसेस के लिए। केमिस्ट्री बल्ब ब्लड यूरिया के लिए, तो ये याद रखना आप। फिर ये कुछ नॉर्मल लेवल है कि सीरम एल्बुमिन 3 से 5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, कोलेस्ट्रॉल 150 से 250 mg, क्रिएटिनिन लेस देन 1.5 mg, ग्लूकोज 100 से 120, सीरम यूरिया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करते थे तो याद हो 10x पावर पे माइक्रोस्कोप में करते थे। आरबीसी काउंटिंग 40x हाई पावर पे करते थे। जबकि डीएलसी काउंटिंग जब करते थे तो ऑयल इमर्सन पे करते थे, जिसको 100x कहते हैं।
तो ये 100x ऑयल इमर्सन। और ऑयल इमर्सन में कौन सा ऑयल यूज होता था, याद हो तो? सेडार वुड ऑयल। आप लिख लेना नोट करके, सेडार वुड ऑयल। और एक चीज और मुझे याद आ रही है कि जब हम सेल्स को क्या कहते हैं, किस डाई से करते थे, ठीक है, डाई से किस किस डाई से हम कलर करते थे जिससे हमें सेल्स अच्छी तरह दिखे? तो मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू थी ना। लेशमैन स्टेन, लेशमैन स्टेन आपको याद हो तो लेशमैन स्टेन आपको याद होना चाहिए, उसका कॉम्पोजिशन भी है मिथाइलिन ब्लू और एसीटोन फ्री फ्री मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, उसको देख लें आप। फिर ब्लूरुबिन, टोटल 0.3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपको याद ही होंगे आप अगर क्लिनिक में बैठते होंगे, या फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कोलेस्ट्रॉल आप देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसमें देख लीजिएगा। एसजीपीटी, सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसएमिनेज एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं, एएलटी भी कहते हैं इसको, और ये नाम है इसका फुल, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू लिख रखी है। क्वेश्चन ये आता है कि विच लीवर एंजाइम्स इज रिलेटेड विद हार्ट डिजीज। तो एसजीपीटी एसजीओटी दोनों होगा ऑप्शन में, तो कौन सा है? एसजीपीटी। तो लिख लो एसजीपीटी इज आल्सो एसोसिएटेड विद हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो हार्ट प्रॉब्लम में भी बढ़ जाता है एसजीपीटी। और एसजीओटी क्या होता है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं इसको। तो नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है। एलडीएल हो गया लेस देन 130, एचडीएल हो गया आपका, ठीक है, प्लेटलेट हो गए, रेशियो प्लेटलेट आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, ये वाला रेशियो आप देख लेना। ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू है विंट्रोप से, ठीक है। ईएसआर की वेस्टर ग्रीन मेथड, दो मेथड होते थे आपको याद हो तो उस हिसाब से आप देख लें। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग इरिथ्रोपायोसिस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कैसे इंपॉर्टेंट है? इरिथ्रोपोइसिस होता है तो कैसे कैसे सेल्स का मैचुरेशन हुआ, तो ये स्टेज होते हैं, जैसे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स, ठीक है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपियरिंग। लेट नॉर्मोब्लास्ट, न्यूक्लियस डिसअपियर। हमारी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है, बाई कनकेव सेब होती है, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट क्या होती है? तो रेटिकुलम इज फॉर्म्ड सेल सेंटर कैपिलरी फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर हो गया मैच्योर्ड आरबीसी, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेटिकुलम डिसअपियर और सेल अटेंस बाई कनकेविटी, बाई कनकेव सेव। क्वेश्चन यहां से आ जाता है, इन विच स्टेज न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर, या इन विच स्टेज न्यूक्लियस डिसअपियर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं, तो आप इसको याद करें। फिर ये कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम है, मून फेस होता है, बफेलो हम्प होती है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो मून फेस वगैरह आपका है, इसको हम देख लेंगे थोड़ा। जीआईटी सिस्टम की बात करें तो 4 लेयर आपने पढ़ी होगी जीआईटी में। आउटर सेरोसा, फिर क्या होती है? मस्कुलरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस की भी दो होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर, तो ये याद होगा आपको। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब म्यूकोसा कंटेन्स प्लेक्सस ऑफ मेजनर। तो मेजनर प्लेक्सिस जो होता है जीआईटी सिस्टम के, जो नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसमें मेजनर प्लेक्सिस होता है, तो वो किस पार्ट में होता है? ठीक है, तो सब म्यूकोसा में होता है। और माइंट्रिक प्लेक्सिस जो होता है वो मस्कुलर लेयर में होता है, ठीक है। और सेरोसा तो आउटर मोस्ट लेयर है ही, पता ही है आपको। नर्व सप्लाई की बात करें, माइंट्रिक ऑरवैक प्लेक्सिस भी कहते हैं और प्लेक्सिस ऑफ मेजनर भी कहते हैं। फिर एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक इनहिबिट द मूवमेंट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट बाय इंक्रीजिंग नॉरएड्रेनालिन, तो इनहिबिशन होता है सिंपैथेटिक से। जबकि पैरासिम्पैथेटिक से क्या होता है? एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये जीआई ट्रैक्ट के मतलब जीआई ट्रैक्ट के कंसेप्ट में ही है ये बात, ठीक है। वैसे एक्सेलरेट होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। फिर स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी सेल, चीफ सेल और पेराइटल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चीफ सेल क्या है? जाइमोजेनिक सेल। चीफ सेल से पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइफ, तो पेप्सिनोजेन का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, तो इसको नॉर्मल याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सीपी, कंफ्यूजन हमेशा रहती है, सीपी से याद रखें, सीपी यानी कनाड प्लेस। तो चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन, और पेराइटल सेल एससीएल, तो पीएच,
पीएच जो हमारा होता है, पीएच देखते हैं, तो पीएच से याद रखें पैराइटल सेल सीक्रेट HCl, ठीक है, जिसको एंड इंट्रिंसिक फैक्टर भी, तो ये याद रखना है PHI। फिर म्यूकस सेल सीक्रेट म्यूसिन, ये तो पता ही है। जी सेल सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन, जी सेल भी होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है पेनक्रियाज के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। इंसुलिन जो है उसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, जबकि ग्लूकागन जो हार्मोन होता है दूसरा, जो अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है। बीटा सेल और अल्फा सेल दो होती हैं पेनक्रियाज में, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है। ग्लूकागन कन्वर्टेड स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज एट द टाइम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो जब हाइपोग्लाइसीमिया है तो ग्लूकागोन जो होता है, जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है ना हमारे लीवर में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और सेल्स को प्रोवाइड कराता है, ताकि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के कोई भी लक्षण ना आए और पेशेंट को, मतलब ब्रेन को जो है ग्लूकोज लगातार मिलता रहे, ठीक है। फिर एक्सोक्राइन हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाटिक जूस होता है, डक्ट्स ऑफ पैनक्रिया में विर्सिंग डक्ट होता है, डक्ट ऑफ सेंटोर्नी होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में याद रखना, कन्वर्ट्स ट्राइग्लाइसराइड इनटू मोनोग्लाइसराइड। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, इतना याद रखना आप, ठीक है। फिर सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड है कुछ, तो इनको लिख रखा है, इनको याद कर लेना आप, कई बार पूछ लेते हैं कि जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट, जी सेल सिक्रीटेड गैस्ट्रिन, ठीक है। एंट्रोगेस्ट्रोन म्यूकोजा ऑफ डिओडेनम से होता है। सिक्रीटिन एस सेल्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, डिओडेनम में होता है ये, ठीक है, उससे सिक्रीटिन, एस सेल से सिक्रीटिन होता है। आई सेल से कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। के सेल से जीआईपी गैस होता है। स्टोमक से वीआईपी वैजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड होता है। इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, ग्लूकागन अभी बताया मैंने, ठीक है। एल सेल से ग्लाइसेंटिन, सोमेटोस्टेनिन डी सेल। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मोटिलिन सब्सटेंस भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये याद रखना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल, अभी हमने पढ़ा ना PHI, तो उससे याद रखना, पेराइटल सेल। फिर ब्रूनर्स ग्लैंड का क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यूडेनम से होता है, तो ब्रूनर ग्लैंड इज रिलेटेड विद, ऑप्शन में होगा ड्यूडेनम, स्टमक, जेजेनम, इलियम। तो ड्यूडेनम लगाना आप, सीक्रेट म्यूकस। स्टमक कैन बी एब्जॉर्ब एल्कोहल और एस्पिरिन, तो स्टमक में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल और एस्पिरिन का। वॉमिटिंग सेंटर सिचुएटेड इन मेडुला, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेप्सिन एंजाइम स्टेबल एट एसिडिक पीएच, ठीक है। और आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम डिओडेनम एंड प्रोक्सिमल जेजेनम, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम डिओडेनम एंड प्रोक्सिमल जेजेनम। और कैल्शियम फोलेट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम जेजेनम। विटामिन B12 एंड बाइल साल्ट टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता है। मोस्ट एल्कलाइन सिक्रीशन, सबसे ज्यादा एल्कलाइन सिक्रीशन की बात करें तो ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीशन, फिर हेपेटिक बाइल और पेनक्रियाटिक जूस, तो ये है। मैक्सिमम वाटर रिजोर्प्शन अक्कर्स इन जेजेनम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया है कि जेजेन सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, रीएब्जॉर्प्शन, तो ठीक है। और चीफ सेल कहाँ होती है, फंडस, स्टमक के फंडस में, तो ये एक थोड़ा सा याद रखना आप। फिर नर्व के बारे में है कुछ जानकारी, देख लेते हैं। ये याद रखना आप, जो ये फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। सेंसिटिविटी टू प्रेशर A फाइबर, सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया रिलेटेड विद V फाइबर, सेंसिटिविटी टू लोकल एनेस्थीसिया C फाइबर, ठीक है। तो ABC तीन तरह के फाइबर होते हैं, तो AP BH, ठीक है, और CA, ऐसे करके याद कर सकते हैं। मसल, मसल के बारे में आपने पढ़ा होगा, वॉलंटरी मसल होती है, स्ट्रेटेड मसल होती है, नॉन स्ट्रेटेड मसल होती है, ठीक है। हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ते, तो वैसे भी बता देता हूँ, आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, एच जोन होता है। जब सार्कोमेयर हम पढ़ते थे, आपको याद हो, ठीक है, सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सार्क विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो सार्कोमेयर, एक सार्कोमेयर जब पढ़ते थे तो एक आई बैंड होता था जहां लाइट पास हो जाती थी, एक ए बैंड होता था एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, एक एच जोन होता था, ठीक है। और क्या होता था, मायोसिन और एक्टिन होते थे, याद होगा आपको, ठीक है। दो प्रोटीनेस प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, जिसपे स्लाइडिंग होता था एक्टिन का मायोसिन पे, समझ गए। फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती थी, जिससे हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता था, ठीक है, और मसल का रिलैक्सेशन होता था कैल्शियम के द्वारा,
कैल्शियम जब अपने आप चला जाता था, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो चीजें मैंने समरी में बता दी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, स्ट्रेटेड मसल जो है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है और नॉन स्ट्रेटेड जो होती है स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन द नर्व सेल ड्यू टू विच इट हैज नो एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रोजोम से मतलब सेल डिवीजन किससे होता है, तो ऑप्शन में लिखा होगा पैरोक्सिसोम, सेंट्रोजोम, ऐसे करके, तो सेंट्रोजोम लगाना है और नर्व सेल में नहीं होता है, ठीक है। पोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है 70, ये पता ही होगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछाएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस इंपॉर्टेंट है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन मस्कुलर डिजीज, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो एक ये है, जहां से क्वेश्चन आता था, ये एनसीईआरटी में भी 12th में तो पढ़ते थे, बायोलॉजी में याद हो तो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो शिफ्ट टू राइट एक कर्व होता है, ठीक है, अगर वो राइट में शिफ्ट कर रहा है तो उससे समझते हैं हम कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है हीमोग्लोबिन से, यानी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन हमारे लंग से लेकर आई है वो अब सेल्स में डिसोसिएट कर रही है, यानी उसको दे रही है सेल्स को, ठीक है। और शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब होता है, ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यानी कि जहां लंग्स से ऑक्सीजन कैसे ले रही है, ठीक है। तो वो लेफ्ट में जब शिफ्ट हो रहा है तो उससे पता चल रहा है कि लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर भी है, इंक्रीज ब्लड पीएच, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फीटल हेमो, डिक्रीज पीसीओ2, ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा बहुत। फिर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है अपर पोन्स में, ब्रेन में, टू कंट्रोल द ड्यूरेशन, मतलब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन, इंस्पायरेशन का। और एपनियोस्टिक सेंटर होता है लोअर पोन्स में, जिसका मतलब होता है कंट्रोल द डेप्थ ऑफ द इंस्पायरेशन, कितनी गहरी सांस लेगा, ठीक है, और कितनी देर तक लेगा, दो अलग अलग चीज है। ड्यूरेशन कितनी देर तक लेगा, कितनी गहरी लेगा, ठीक है, ये अपर पोन्स और लोअर पोन्स, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन जाता है। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, लंग्स वॉल्यूम पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, जितनी हम नॉर्मल एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, तो 500 ml, ये याद रखना है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया, IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, ठीक है, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एडिशनल वॉल्यूम कितनी हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो हो गया 3000 ml, तो IRV। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या, एडिशनल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली, नॉर्मल एक्सपिरेशन, जैसे अभी हमने नॉर्मल एक्सपायर किया और उसके बाद एक्सेसिव एडिशनल वॉल्यूम जितना हम और एक्सपायर कर सकते हैं, लंग्स को खाली कर सकते हैं, तो 1000 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर लिया है, यानी आपने फोर्स्ड करके एक्सपायर कर दिया है, लेकिन फिर भी लंग्स में कुछ ना कुछ गैस बची होती है, ऐसा नहीं है पूरा लंग खाली हो गया है, ठीक है, तो वो कैपेसिटी होती है रेजिडुअल, कितना बचा हुआ है, तो वो हो गया 1500 ml, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर लंग कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, तो टीवी प्लस IRB, तो ये याद रखना है आपको। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी, ये फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ठीक है, RB प्लस ERB हो गया 2500 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स बाय द फोर्सफुल एफर्ट, ठीक है। फिर हो गया एक टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, 6000, टोटल लंग, पूरे लंग की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, 6000 ml की है, 6 लीटर, ठीक है, तो याद रखना है। फिर एक ये याद रखना लाइन, एपनियोस्टिक सेंटर एक्सिलरेट्स इंस्पायरेटरी सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रिवेंट इंस्पायरेटरी सेंटर, तो ये याद रखना थोड़ा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पोन में होता है, अपर एपनियोस्टिक लोअर पोन में होता है, अभी हमने पढ़ा। इंस्पायरेटरी सेंटर डोर्सल मेडुला में और एक्सपायरेटरी वेंट्रल मेडुला में, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कार्डियोवैस्कुलर में बात करें तो कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट है, 0.8 सेकंड की होती है, जिसमें एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड और एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5।
तो एट्रियल सिस्टोल याद है, ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल भी याद हो जाएगा आपको, क्योंकि 0.1 को 0.8 से माइनस कर दो। एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल याद है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल अपने आप याद हो जाएगा। तो एक चीज याद कर लो, एट्रियल सिस्टोल याद कर लो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल याद कर लो, कंफ्यूजन होगा ही नहीं अपने आप, और 0.8 से माइनस कर देना बस, सिंपल, ठीक है। हार्ट साउंड की बात करें तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ एबी वाल्व, नॉर्मल चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व को, ठीक है। क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व से सेकंड हार्ट साउंड। फिर आपका है थर्ड हार्ट साउंड होता है फर्स्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से। फोर्थ हार्ट साउंड होता है रैपिड रश ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की याद करें तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। तो कौन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड लेके आती है, लेकिन यहाँ क्या है एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट से लंग्स में, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं। बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन से क्या होता है, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। फिर इंपॉर्टेंट है आपका ऐसे नोड सप्लाइड बाय राइट वेगस नर्व, एवी नोड लेफ्ट वेगस। हाइपरकैल्सीमिया stops the heart in systole while hypocalcemia stop the hearts in diastole, ठीक है। मैरिज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इनवर्स रिलेशनशिप, ब्लड प्रेशर घटेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट रेट घटेगा। तो ये मैरिज लॉ बताता है आपको। फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो कुछ स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, एमिनो एसिड हैं, इनको पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग, थायराइड रिलीजिंग, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पढ़ लेना आप। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, TSH, ACTH, GH, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, ADH और ऑक्सीटोसिन होता है। फिर आपका पैराथायराइड एड्रेनलिन ग्लैंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैनक्रियाज इंसुलिन ग्लूकागन ओवरीज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ये भी छोटे छोटे हार्मोन जो हैं जो ऑर्गन निकालते हैं। फिर इनके एक अप्लाइड फिजियोलॉजी जो है जिजेंटिजिज्म, ठीक है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए बिफोर द एडोलसेंस एज, ठीक है, तो बहुत हाइट बढ़ जाती है पेशेंट की, लॉन्ग बोन्स हो जाती है, लेंथी बोन्स हो जाती है, 6 से 8 फीट का हो जाता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है उसमें। एक्रोमेगेली क्या हो गया, एक्रोमेगेली एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ जीएस ड्यूरिंग एडल्टहुड आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिपाइसिस, ठीक है, इंक्रीज बोन थिकनेस, इंक्रीज साइज मैंडिबल, काइफोसिस, ऑर्गेनोमेगेली, ठीक है। तो एक्रोमेगेली का एग्जांपल कौन है, द ग्रेट खैली, जीजेंटिज्म का नहीं है, तो उसको याद रख के आपको याद रहेगा। ड्वार्फिज्म क्या हो गया, डिक्रीज्ड जीएच ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेंट, ऑक्सीटोसिन तो चाहिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाटर वाई द डिस्टल कॉन्वुलेटेड एंड कलेक्टिंग रेनियल ट्यूब्यूल्स। तो जैसे ही मतलब यूरिन को कंट्रोल करता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हो गया आपका, क्रिएटिनिज्म हो गया, क्रेटिनिज्म, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, गोइटर हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपर पैराथायरिडिज्म, ठीक है, पैराथायराइड, इसमें कोई पढ़ाने की बात नहीं, आप लक्षण है पढ़ लेना, सिम्ट, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता वैसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, एपिडिडाइमस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी इन एपिडिडाइमस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, सेकेंडरी स्टोरेज हाउस ऑफ स्पर्म, सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ, इसको आपको याद रखने हैं। फिर यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बात करें तो जीएफआर, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, किडनी होती है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी, ठीक है। और क्या होता है, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है जीएफआर, तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है 125 ml पर मिनट, जबकि 180 लीटर पर डे, पूरे दिन की बात करें और पर मिनट की बात करें तो इतना। फिर इसमें इंपॉर्टेंट ये टेबल है,
जिसमें है कि जो नेफ्रॉन होता है ना, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले पढ़ा होगा, तो उसमें कौन से पार्ट में क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी में जो होता है, सोडियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन के, मैग्नीशियम, क्लोरीन, वाटर, यूरिया, लिपिड, स्मॉल प्रोटीन। तो सोडियम ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड, ये याद रखना। फिर लूप ऑफ हेनले में वाटर का होता है, ठीक है। डिस्टल डीसीटी में होता है सोडियम 10% का, कैल्शियम का। और फिर डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में होता है सोडियम हाइड्रोजन 9.3%। तो ये याद रखना। तो मैक्सिमम किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर ये ब्रेन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं एक बार। कुछ रिसेप्टर कुछ रिसेप्टर हैं जो हियरिंग का रिसेप्टर की साइट्स का ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। रोटेशनल एक्सक्लेरेशन, सेमी सर्कुलर कैनाल, थर्मोस्टेट इन हेड, हाइपोथैलेमस। इसको ज्यादा नहीं, ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं कुछ ब्रेन के, ठीक है। एक मिनट, अब ज्यादा सही दिख रहा होगा आपको। फ्रंटल लोब होता है। तो फ्रंटल लोब क्या होता है, मूवमेंट, थिंकिंग, ठीक है, सोनिंग, बिहेवियर, मेमोरी, स्पीकिंग, आईबॉल, मेमोरी, इमोशन, इसके लिए। पैराइटल लोब किसके लिए होता है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट। टेम्पोरल लोब अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी, सेंटर फॉर हियरिंग। ऑक्सीपिटल लोब विजन, कलर ब्लाइंडनेस। सेरिबेलम हो गया बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइन मसल कंट्रोल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइन मसल कंट्रोल किससे होता है, सेरिबेलम से। ब्रेन स्टेम हो गया, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बेसल, इनको आप पढ़ के चले जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आया था, पिछली लास्ट ईयर भी आया था एक बार। मैकेनो रिसेप्टर टच और प्रेशर का होता है, ठीक है। केमो रिसेप्टर टेस्ट और स्मेल। थर्मल रिसेप्टर वार्म एंड कोल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर रोड्स एंड कोन। नोसी रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, पेन नर्व एंडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो स्पेसिफिक है इनका, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट का हो गया, स्मेल का हो गया, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, प्रेशर का पासियन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये अलग चीज है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन, मैकेनो रिसेप्टर कौन सा है, केमो रिसेप्टर कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर एरियाज होते हैं ये आपने पढ़े होंगे। हियरिंग एरिया 41 42, 20 21 22। स्किन का 1 2 3, ये तो नहीं पूछा जाएगा। विजन का याद रखना, टेस्ट का, हियरिंग का याद रखना, विजन का याद रखना, और स्पीच का याद रखना। 44 ब्रोकाज एरिया जिसको कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये आप छोड़ सकते हैं। फिर ये प्रेशर है कुछ, इसको याद रखना। एट्रियल प्रेशर जिसको हम नापते हैं ना, बीपी जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। जुगुलर वीनस प्रेशर, लेकिन हमें याद नहीं रहता है, वाई 5.1। सुपीरियर वेना के बाद ये तो नहीं पूछा जाएगा। सीएसएफ प्रेशर आप याद रख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट है। जुगुलर वीनस प्रेशर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है पोर्टल प्रेशर, 20 mmHg। मोर देन 40 mm हाइपरटेंशन है। फिर रिसेप्टर है ये, जक्स्टा कैपिलरी एट एल्वेली। बैरो रिसेप्टर कहाँ होता है, कैरोटिड साइनस। कीमो रिसेप्टर कहाँ होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेडुला में। फिर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये अब जो चल रहा है। डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, 21st क्रोमोजोम। एडवार्ड सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोजोम। पटायो सिंड्रोम हो गया, 13th क्रोमोजोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, XX। टर्नर सिंड्रोम हो गया, XO। सुपर फीमेल हो गया, XX। तीनों एक्स क्रोमोजोम है। अगर सुपर मेल हो गया, 2 X है, 1 Y है, ठीक है। ब्रूस फील्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस कैन बी सीन इन डाउन सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट कैन बी सीन इन पटायू सिंड्रोम। बार बॉडी इज जेनेटिकली इनएक्टिव, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूँ, वो उसको नोट कर लीजिए। अगर मुझे को लगता है कि कुछ बचा हुआ है, देख लेता हूँ मैं। आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गैलेक्टोज इज द बेस्ट एब्जॉर्ब्ड शुगर। गैलेक्टोज इज द बेस्ट एब्जॉर्ब्ड शुगर। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल शुगर। तो कौन सी एनिमल शुगर है, ग्लाइकोजन। लिम्बिक सिस्टम के बारे में लिख दिए। लिम्बिक सिस्टम, LIMBIC, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल द इमोशनल बिहेवियर एंड रिटेंशन ऑफ रिसेंट मेमोरी। कंट्रोल द इमोशनल बिहेवियर
और सेक्सुअल बिहेवियर भी लिखिए, सेक्सुअल, सेक्सुअल कंट्रोल, ठीक है, लिम्बिक। एक लिखिए डेल्टा वेव्स इज सीन इन डीप स्लीप, डेल्टा वेव्स। आपको ईसीजी तो याद होगा ही ना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की इलेक्ट्रिकल रेट देखने के लिए, इलेक्ट्रिकल रिदम रिदम देखने के लिए। तो उसमें याद होगा पी क्यू आर एस टी होता है ना वेव्स। तो पी वेव्स क्या होता है, आप लिख लो पी वेव्स, हाइफन देखें, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। फिर क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। फिर टी वेव्स क्या बताता है, टी वेव्स बताए रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 12 लीड्स होती हैं ईसीजी में, और एक होता है ईईजी। ईईजी क्या होता है, ईईजी किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईईजी ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। तो ईईजी इसमें क्या होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेव्स होती हैं। तो जिसमें हम ब्रेन के पैटर्न को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रिदम को देखते हैं, उसके अनुसार हम ब्रेन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ईईजी हो गया वो। तो ईईजी में क्या है, डेल्टा वेव्स आती हैं जो कि सीन इन डीप स्लीप, डीप स्लीप जब कर रहा होता है ना, गहरी नींद में, तो डेल्टा वेव्स आती हैं। फिर अल्फा वेव्स जब जग रहा होता है, अवेक स्टेट, ठीक है, अवेक, AWAKE। टोटल CSF कितना होता है, लिख लीजिए 150 ml। और टाइप ऑफ स्लीप लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ स्लीप, नींद के टाइप्स क्या है, NREM, ठीक है, और REM, कैपिटल लेटर में लिखना। NREM का मतलब हो गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है, REM का हो गया रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में, आप इतना याद करके चले जाएंगे तो फिजियोलॉजी आपकी फिनिश है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको हमारा ये डब्बू है, ये डब्बू हमारा देखता रहता है, ये बताता रहता है किसने सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब करे देख रहा है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ये शिकायत करेगा आपकी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।